हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आ गए, लेकिन आज हम क्लास नाइन्थ के लिए यानी कि कोर्स बी के स्टूडेंट के लिए उनकी बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्याकरण के लेकर जो और लेखन को लेकर जो आपकी टेंशन थी वो सारी टेंशन मैं दूर कर चुकी हूँ। यानी कि व्याकरण और लेखन में जितनी सारे टॉपिक्स थे वो मैं सब कवर अप कर चुकी हूँ आपके लिए। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं कोर्स बी। तो याद रखिएगा, आपके पास कौन सा कोर्स है ये जानने के लिए आप अपनी बुक्स देख सकते हैं। अगर आपके पास स्पर्श और संचयन है तो इसका मतलब है कि आपके पास कोर्स बी है, लेकिन अगर आपके पास शतज और कृतिका है तो इसका मतलब आपके पास कोर्स ए है। तो मैंने सबसे पहले शुरू किया है कोर्स बी, और कोर्स बी की जो हमने पहली पुस्तक ली है वो है स्पर्श भाग 1। ठीक है, स्पर्श भाग 1 ऐसी पुस्तक है जो हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं गद्य खंड, और गद्य खंड का जो हमने पहला चैप्टर लिया है वो है दुख का अधिकार। हर व्यक्ति को अपने दुख को प्रकट करने के लिए समान अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा हमारे लेखक यशपाल जी का कहना है। यहाँ पर इन्होंने एक गरीब स्त्री और एक अमीर स्त्री, इन दोनों के ही सेम सिचुएशंस में अलग अलग दुख को व्यक्त करने के तरीके को बताया गया है। तो यशपाल जी बहुत ही संवेदनशील लेखक रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाओं का निर्माण किया है जो वास्तविकता से परिपूर्ण रही हैं। तो आज हम सबसे पहले जो इस चैप्टर में देखेंगे वो है लेखक परिचय और फिर पाठ का सार। तो लेखक है हमारे यशपाल जी, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो क्या दे रहे हैं, यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। अब देखिए 1903 में है तो हम बता दें कि लाहौर उस समय जो है वो पाकिस्तान उस समय नहीं बना था। ठीक है, तो लाहौर भारत का ही हिस्सा था। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो क्रांतिकारी आंदोलनों में वो कहीं ना कहीं भागीदार हो गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। ये सभी उनके उपन्यास हैं, यानी कि नॉवेल्स हैं। ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये इनके सभी कहानी संग्रह हैं, यानी कि इनके अंदर बहुत सारी कहानियां हैं। और सिंहावलोकन, ये इनकी आत्मकथा है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है, यानी कि एक कहानी में जो एक रहता ना कि बंधे रहना और क्यूरियस रहना कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सारी चीजें उनकी कहानियों में कहीं ना कहीं बहुत बखूबी से मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों में मिलता है। आप ये कहानी भी पढ़ेंगे तो इसमें भी अमीरी गरीबी को लेकर जो पैना व्यंग किया गया है वो आपको स्वतः देखने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं हम अपना पाठ। तो ज्यादा बड़ा पाठ नहीं है, हमने इसको थोड़ा सा समराइज कर दिया ताकि जो मेन चीजें हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं पोशाक से जुड़ी लेखक की समस्या, यानी कि अपने कपड़ों को लेकर जो लेखक की समस्या थी। लेखक का मानना है पोशाकें अर्थात वस्त्र समाज को अलग अलग वर्गों में बांटती है। देखिए जब हम किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट अपीयरेंस क्या होता है, हम उसके कपड़ों को देखकर उसे सबसे पहले जज करते हैं कि भाई ये अमीर है, गरीब है, या बहुत अमीर है, या किस तरीके का है। ये उसका हम सबसे पहला जो जजमेंट करते हैं वो उसके वस्त्रों को देखकर करते हैं। तो ये वहाँ पर यही बता रहे हैं। अच्छी एवं स्तरीय पोशाक समाज में सम्मान और हैसियत दिलाती है। अगर हमारी पोशाक अच्छी है तो लोग हमसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, अपने साथ हमें मिलाने के लिए कि हाँ भैया आओ हमारे साथ बैठो, उठने की परमिशन देंगे। अगर हमारी पोशाक अच्छी नहीं है तो लोग हमको अपने पास भटकने भी नहीं देंगे। पोशाकें मनुष्य के मन मस्तिष्क में इस कदर छाई रहती हैं कि चाहते हुए भी एक समृद्ध व्यक्ति किसी गरीब असहाय व्यक्ति के निकट जाकर उससे आत्मीय संबंध नहीं बना पाता, उसके दुख को नहीं जान पाता। लेखक के सामने भी यही समस्या थी। मतलब अगर मान लीजिए हमने कोई अच्छी पोशाक पहनी है और हमारे सामने कोई अगर एक गरीब, बहुत ही गरीब आदमी है, वो दुख तकलीफ में है, तो हमारी ये जो पोशाक है हमें उस व्यक्ति के पास नहीं जाने देता उसका दुख जानने के लिए।
क्योंकि भाई हम तो अच्छे हैं, हम उतने गरीब आदमी के पास क्यों जाएं, उसका दुख क्यों जाने, वो उसकी समस्या है। ये हमें पोशाक नहीं करने देती। मन हमारा बड़ा चाहता है, जानना चाहते हैं कि आखिर उसको तकलीफ क्या है, अगर हम हल कर सकते हैं तो हम करें, हम मन से चाहते हैं, लेकिन हमारी पोशाक जो है स्तरीय पोशाक होने के कारण हम उस तक नहीं पहुंच पाते। अब लेखक की क्या समझता थी? लेखक ने देखा कि एक खरबूजे बेचने वाली औरत जो है वो घुटनों में अपना मुंह छिपाए रोए चली जा रही थी। आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, कोई उसका खरबूजा नहीं खरीद रहा और सब उसको घेरे हुए थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब लेखक जो है वो उस स्त्री का दुख जानना चाहते हैं, लेकिन अच्छी पोशाक पहनने की वजह से वो उसके पास जा नहीं पा रहे उसका दुख जानने के लिए। ये है उनकी समस्या। चलिए, खरबूजे वाली स्त्री का रोना। अब आखिर वो रो क्यों रही थी? बाजार में लेखक ने देखा एक अधेड़ यानी कि आधी ढलती उम्र, यानी कि मान लीजिए कि 55 से 60 साल की उम्र की एक लेडी स्त्री खरबूजे लिए बैठी है। वह स्त्री एक कपड़े में मुंह छिपाए रो रही है, मतलब रो रही है, मुंह छिपाकर रो रही है। आसपास में खड़े लोग उस बूढ़ी स्त्री को हे मतलब कि बुरी दृष्टि से, एक तो वो स्त्री रो रही है और आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं, सब उसको जो है वो बहुत घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। अब भाई क्यों ऐसा है? एक तो वो रो रही है तो फिर इतनी घृणा क्यों? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण जानना चाहता है, परंतु वह संकोचवश उस स्त्री के पास जाने से कतराता है। अब लेखक जानना चाहते हैं कि वो स्त्री क्यों रो रही है, लेकिन संकोच क्या है कि भाई मैंने तो इतनी अच्छी पोशाक पहनी है, मैं अमीर हूं, मैं उस गरीब स्त्री के पास क्यों जाऊं उसका दुख जानने के लिए? ये एक बड़ी समस्या। आगे क्या हुआ? बुढ़िया के दुख का कारण और लोगों की प्रतिक्रिया। अब लेखक को कैसे पता चलता है उसका दुख और इस पर लोगों की इतनी ऐसी प्रतिक्रिया क्यों हो रही है? इसका रीजन देखिए। लोगों से पता चला कि उस बुढ़िया का 23 वर्ष का एक जवान लड़का था। अब भाई लेखक खुद उस स्त्री के पास जाकर उसका रीजन नहीं जान पाए रोने का, तो आसपास के लोगों से उन्होंने पूछा कि भाई ये क्यों रो रही है? तो उन्होंने बताया कि भाई इसका 23 वर्ष का एक यानी कि 23 ईयर्स का एक जवान लड़का था। बहू पोता पोती से घर पूरा भरा हुआ था, बहू भी थी, पोता पोती भी थे। लड़का 1.5 बीघा जमीन पर कचियारी यानी कि सब्जी फल, तो 1.5 बीघा जमीन थी और उस पर सब्जी फल जो है वो उगाता था और वही उसके परिवार की रोजी रोटी थी। उगाकर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था। एक दिन लड़का सुबह सुबह खेत में पके खरबूजे तोड़ने गया। क्या करने गया? खरबूजे तोड़ने के लिए गया कि अचानक उसका पैर एक जहरीले सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। उस बूढ़ी स्त्री ने झाड़ फूंक दान दक्षिणा कराई पर कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब कि भाई सांप का जहर उतर जाए इसके लिए उसने बहुत प्रयास किया, ओझा को बुलाया, सब दान दक्षिणा करी, एक तरीके से घर का सारा पैसा उसने इस काम में लगा दिया। उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा। अंततः लड़का मर गया। मतलब कि उसने बहुत कोशिश करी पर वो अपने लड़के को बचा नहीं पाई। वह लड़का ही उस गरीब असहाय परिवार का एकमात्र सहारा था। कफन के लिए भी पैसे ना थे कि भाई उसने सारा पैसा जो है वो ओझा में झाड़ फूक में लगा दिया, अब उसके पास कफन के लिए भी पैसा नहीं बचा था। इसीलिए बुढ़िया ने बचे हुए गहने बेचकर बेटे का अंतिम संस्कार किया। अब जो उसके पास गहने बचे थे वो भी उसने बेचे और किसी तरीके से कफन दफन का इंतजाम करके उसका अंतिम संस्कार किया। अगले दिन पोता पोती भूख से बिलखने लगे, भाई बच्चों को तो खाना चाहिए, और बहू को भी बुखार था। बिलबिलाते और बहू को बुखार से तड़पते देख बुढ़िया रोती बिलखती हुई खरबूजे की टोकरी उठा बाजार में जा बैठी। अब भाई पैसे तो लाने हैं, बहू का भाई दवा भी लानी है, बच्चों को खाने का भी देना है, लड़के का दुख तो एक अलग से ही है। मगर बेचारी बुढ़िया क्या करती? भाई जो गया सो गया, जो जीवित है उसके लिए तो करना ही करना है। तो वो अपने दुख के साथ खरबूजे की टोकरी लेकर आई कि भाई खरबूजा बिकेगा, पैसे मिलेंगे तो बच्चों को खाना भी मिलेगा, बहू के लिए दवा भी आ जाएगी। ये वो यही सोचकर खरबूजे की टोकरी लेकर आ गई बाजार में खरबूजों को बेचने के लिए। बेटे की 13वीं संपन्न किए बिना बुढ़िया का इस तरह बाजार में आ बैठना वहां के लोगों को आपत्तिजनक लगा। अब देखिए क्या होता है, अगर जन्म के समय कुछ संस्कार होते हैं तो मरण के उपरांत भी कुछ संस्कार होते हैं। अब क्या हुआ, बच्चे की 13वीं हुई नहीं थी, उस 13वीं में मतलब सूतक लगा था उसके ऊपर, 13 दिन में होनी चाहिए। उस कंडीशन में वो स्त्री जो है वो खरबूजे बेच रही थी। अब उसके पास भी जो कोई जाएगा उससे खरबूजा भी लेगा तो उसके घर में भी कुछ अनहोनी होने की आशंका हो सकती है। इस वजह से सभी लोग उसको घृणा की दृष्टि से देख रहे थे कि भाई ये माँ कैसी है, बच्चे का दुख नहीं है और इसे पैसा कमाने का लगा है, वो पैसा कमाने आ गई, 13 दिन का शोक भी उसने नहीं मनाया। यही सब लोग जो है वहां पर खड़े होकर बातें कर रहे थे।
बुढ़िया के दुख की संभ्रांत महिला से तुलना। अब लेखक तो समझ गए थे कि भाई उस बुढ़िया को बहुत दुख है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को तड़पता देख, बहू को तड़पता देख, इसकी कारण वो वहां पर आई है। अब यहाँ पर लेखक को याद आया कुछ दिन पहले उन्होंने भी एक ऐसी स्त्री को देखा था जो बहुत अच्छे घर की थी, पैसे वाले घर की थी, उसका भी जवान बेटा मरा था। तो वो किस तरीके से शोक मना रही थी और एक गरीब स्त्री किस तरीके से शोक मना रही थी, इस चीज की तुलना उन्होंने यहाँ पर करी है। क्या कहते हैं, बुढ़िया की आर्थिक स्थिति को जाने बिना लोगों ने इस तरह उसे धुतकारना लेखक को अच्छा ना लगा। क्योंकि भाई चलिए ठीक है, अगर आपको खरबूजे नहीं लेने तो उस स्त्री की आप मदद कर सकते थे, लेकिन उसकी तकलीफ को भी तो समझिए कि आखिर क्या रीजन है जो वो अपने इतने जवान बेटे के मरने के बाद भी दुख मनाने का उसे समय नहीं मिला और उसे पैसे कमाने के लिए निकलना पड़ा। बूढ़ी स्त्री के पुत्र वियोग के तरीके तथा लोगों को उसके प्रति घृणात्मक टिप्पणी करते देख लेखक को अपने पड़ोस की वह संभ्रांत यानी कि सभ्य महिला याद आई। इस तरह की सारी सिचुएशन देखकर लेखक को कहाँ याद आई, अपने पड़ोस में एक ऐसी महिला की याद आई जो थोड़ा धनी वर्ग की थी, जिसके पास पैसा था, जो पुत्र के निधन पर 2.5 महीने तक पलंग से ना उठी। यानी कि उसका भी पुत्र मरा लेकिन वो 2.5 महीने तक पलंग पे रही। और सोचिए यहाँ पर एक बूढ़ी स्त्री का पुत्र मरा, उसे दूसरे दिन बाजार में काम पर आने लगा। 15-15 मिनट पर उस महिला को बार बार बेहोश हो जाने से पूरा शहर करुणा में भर गया था। मतलब उस स्त्री के दर्द से पूरा शहर दर्द में था कि किस तरीके से उसके ऊपर दुख टूटा हुआ है, ये सब उस तक। और इधर यह बूढ़ी स्त्री जिसके दुख को समाज समझ नहीं पा रहा था। यहाँ पे भी इस स्त्री के साथ सेम दुख था लेकिन पूरा समाज समझ नहीं रहा था। फर्क क्या था, अमीरी और गरीबी का। मतलब कि लोग आज भी जो है, चाहे दुख हो, कपड़े हो, दोस्ती हो, हर चीज हो, वो सब कुछ अमीरी गरीबी के जो है तराजू में तोलते हैं। यहाँ तक कि दुख को भी वो गरीबी अमीरी के पैमाने में तोलते हैं कि जो अमीर होगा उसे दुख ज्यादा मनाया जा सकता है, गरीब को मनाने का अधिकार नहीं है। लेखक की दृष्टि में दुख का अधिकार। अब लेखक इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। लेखक टिप्पणी करता है कि उस बुढ़िया को दुख मनाने का अवकाश एवं अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वह निर्धन है। सॉरी, यदि वह अमीर होती और उसे अपने घर परिवार के पेट की चिंता ना होती तो उसे भी दुख मनाने का अधिकार होता। यानी कि भाई उसके घर में भी पैसे होते तो उसे भी बाजार नहीं आना पड़ता, वो भी घर में बैठ के आराम से दुख मना रही होती और पूरा समाज उसके दुख में सम्मिलित होता। कहानी के अंत में लेखक कहता है, शोक करने, दुख मनाने के लिए भी मात्र सहूलियत चाहिए। यानी कि आपके पास अगर सारे साधन संपन्न हैं आप, तो आपको दुख मनाने का अधिकार है। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है जो निश्चित रूप से हमारे समाज में निर्धन एवं निम्न वर्ग के लोगों को नहीं है। प्रस्तुत कहानी समाज की इसी विसंगति का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। तो देखा ना, यशपाल जी बहुत ही तीखा व्यंग करते हैं। यहाँ अमीरी गरीबी को उजागर करने के लिए उन्हें एक ऐसा जो है साधन चुना जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते, वो है दुख। कि दुख जो है वैसे तो सभी लोगों को मनाने का अधिकार है, लेकिन अगर व्यक्ति गरीब है तो उसे शायद नहीं होता है। ये बात यहाँ पर यशपाल जी ने बखूबी व्यक्त करी है। तो देखा, यहाँ पर हमारा खत्म हो गया ये वाला जो है पूरा चैप्टर, दुख का अधिकार। तो याद रखिए, अभी तो हमने बुक स्टार्ट करी है, पहला चैप्टर रहा है, अभी तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। फटाफट आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहां पर आपको प्रॉपर वे से सारे ही ये वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे आप इजी वे में देख सकते हैं। ठीक है, तो और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो आपको बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। तो फटाफट आप चैनल ज्वाइन करिए और चैनल को आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो करना ही करना है ना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर हम देखेंगे बचेंद्री पाल की विजय के बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।